हेलो एवरीवन। जीटी डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पर आपका अग्निवीर एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपका अपकमिंग अग्निवीर एग्ज़ाम है, उसके लिए साइंस के टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से आपके पास सबसे पहला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा परमाणु एवं अणु। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं टॉपिक। अगर आप लोगों को एक बार अच्छे से तैयारी करनी है तो आप लोग यहाँ पर जो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर चल रहा है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी एग्ज़ाम से रिलेटेड कैसे कैसे आपके कोर्सेज़ हैं, कोर्सेज़ आप लोग अगर ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक हमारे पास जो है परमाणु एवं अणु है। इस टॉपिक के बारे में सबसे पहली जानकारी आप लोगों को क्या चाहिए? सबसे पहली जानकारी है कि यहाँ पर एटम की खोज सबसे पहले किसने की थी, यानी कि एटम के बारे में सबसे पहले किसके द्वारा बताया गया था। ठीक है, तो एटम के बारे में सबसे पहले बताया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा। किसने बताया? जॉन डाल्टन ने सबसे पहले एटम के बारे में बताया है। ठीक है, किसने बताया? जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन क्या कहते हैं? तो जॉन डाल्टन अपने एटॉमिक थ्योरी में, अपने परमाणु सिद्धांत में कहते हैं कि जो दुनिया में कोई भी पदार्थ है, किसकी बात हो रही है? दुनिया में कोई भी पदार्थ, यानी कि अगर मैटर की बात की जाए तो ये किस चीज़ से बना होता है? तो ये बना होता है इनडिविजिबल। किससे बना होता है? इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? इनडिविजिबल पार्टिकल्स, यानी कि हिंदी में बात करें तो अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। कौन बना होता है? पदार्थ बना होता है। कौन कह रहे हैं ये बात? ये बात कह रहे हैं जॉन डाल्टन। तो जिन अविभाज्य कणों से, यानी कि जिन इनडिविजिबल पार्टिकल से यहाँ पर बन रहा है पदार्थ, यानी कि मैटर, उन इनडिविजिबल पार्टिकल्स को ही क्या कहा जाता है? एटम्स कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? परमाणु यहाँ पर कहा जाता है। क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है? ठीक है, अविभाज्य का मतलब जिनको आगे तोड़ा नहीं जा सकता, फर्दर इनको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो ये तो बहुत पहले की बात हो गई। ठीक है, किसकी बात होगी? बहुत पहले टाइम की बात होगी, जब पता नहीं था कि क्या चीज़ें हैं, तब उन्होंने ये बात कही। तो क्वेश्चन आ जाता आपसे कि एटम के बारे में सबसे पहले किसने बताया है? तो आप बताएंगे डाल्टन ने बताया है। क्या बताया उन्होंने? कि जो मैटर है वो किससे बना होता है? इनडिविजिबल पार्टिकल, अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे साइंस डेवलप हो रही थी तो अलग अलग लोग थे, वो क्या कर रहे थे यहाँ पर? वो यहाँ पर बता रहे थे मॉडल्स ऑफ एटम के बारे में, यानी कि उन्होंने अपने अपने मॉडल दिए। कैसे मॉडल दिए, क्या दिए, उनके बारे में हम अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब हमें समझना है जैसे जैसे साइंस डेवलप होती गई तो यहाँ पर हमें पता चला कि जो एटम है वो भी और छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है। जो एटम है वो किससे बना होता है? और छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और उन पार्टिकल्स के नाम हमें ध्यान रखने हैं। क्यों? क्योंकि यहीं पर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर जिन पार्टिकल से मिलकर एटम बना होता है, यानी कि परमाणु जिन कणों से मिलकर बना हुआ है, उन कणों के बारे में समझते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो यहाँ पर क्या होता है? परमाणु होता है, उन उसके बीचों बीच सेंटर में, उसके बीचों बीच सेंटर में एक जगह होती है। उस जगह को कहा जाता है न्यूक्लियस। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाभिक, न्यूक्लियस कहा जाता है। और इस न्यूक्लियस में ही दो प्रकार के कण विद्यमान रहते हैं, दो प्रकार के पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। एक प्रकार के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको कहा जाता है प्रोटॉन। क्या कहा जाता है? प्रोटॉन कहा जाता है। और जो दूसरे प्रकार के पार्टिकल्स कण मौजूद रहते हैं उन्हें न्यूट्रॉन कहा जाता है। क्या तुम इतनी बात समझ रहे हो? ठीक है, नोट्स बनाएंगे आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। ऑफलाइन क्लासेस वाले तो आप सभी ने ये नोट्स पहले ही बना लिए होंगे, लेकिन जो ये वीडियो पहली बार देख रहा है वो इन वीडियोस के नोट्स बनाएंगे भाई। ठीक है,
आपको पेपर से पहले रिवीजन करने के लिए नोट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसलिए जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है, इस वीडियो में पढ़ाया जा रहा है, आप लोग उसके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करेंगे ताकि एग्ज़ाम से पहले आप लोग आसानी से उनको रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो क्या बात हमने यहाँ पर कही कि जो न्यूक्लियस का बिल्कुल सेंटर है, सेंटर में यानी कि जो एटम का बिल्कुल सेंटर है उसको कहा जाता है न्यूक्लियस या नाभिक कहा जाता है। और वहां पर दो प्रकार के कण विद्यमान रहते हैं, दो प्रकार के पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। एक होता है आपके पास प्रोटॉन और सेकंड क्या रहता है, न्यूट्रॉन रहता है। अब क्योंकि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, नाभिक में प्रेजेंट है, इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है, न्यूक्लियॉन, इनको न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इनको और क्या कहा जाता है, इनको न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करें, अगर इनको न्यूक्लियॉन कहा जाता है तो ये तो दो पार्टिकल्स हमने बताए। अब एक तीसरा पार्टिकल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होता है। न्यूक्लियस के बाहर यहाँ पर सर्कुलर पाथ होते हैं, वृत्ताकार पथ होते हैं। इन वृत्ताकार पथों पर ये क्या करते हैं, न्यूक्लियस का चक्कर लगा रहे होते हैं। ये क्या करते हैं, जो न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस के चक्कर लगा रहे होते हैं। तो इन पार्टिकल्स को हम क्या कह रहे हैं, ये हो गए हमारे पास इलेक्ट्रॉन। तो क्या जो मैंने आपको बताया वो सारी बातें आपको ध्यान है। तो मैंने क्या कहा, जो एटम होता है यानी कि जो परमाणु है वो तीन प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं वो तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं, इस वजह से इनको न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है। और जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो तीन पार्टिकल्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है आपके पास, हमने देखे तीन प्रकार के कण हैं, इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड प्रोटॉन है और तीसरा क्या है, न्यूट्रॉन है। तो इन पर किस प्रकार का चार्ज प्रेजेंट होता है, किस प्रकार का आवेश रहता है, वो आपके पास डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश रहता है वो होता है निगेटिव में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन की बात करें तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, धनावेश होता है, लेकिन कितना धनावेश, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है और प्रोटॉन पर चार्ज है, दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड परिमाण में समान है, लेकिन दोनों का यहाँ पर बात करें कैसे हैं, आवेश है कैसा, तो अपोजिट है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर तो निगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। तो दोनों पे अपोजिट चार्ज होता है, इसीलिए जब भी हम बात करते हैं किसी एटम की, वो अगर वो न्यूट्रल है, उदासीन है, तो उसमें क्या होने वाले हैं, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तभी जाकर कोई परमाणु क्या होता है, उदासीन यानी कि न्यूट्रल होता है। फिर बात करें न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, 0 कूलम चार्ज है, इसीलिए इसको हम उदासीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीन, यानी कि न्यूट्रल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूट्रल भी कहा जाता है। आप समझ सकते हैं ये बात। अब यहां पर जो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, यहाँ पर पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले, डिस्कवरी करने वाले इंसान कौन थे। तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी खोज करने वाले इंसान का नाम है जे थॉमसन। क्या नाम है, जे थॉमसन इनका नाम है, जे थॉमसन इनका नाम है। वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप लोगों को ये याद है, आपने पढ़ा हुआ है, तो आपके लिए एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा। फिर बात करते हैं गोल्ड यहाँ पर किसकी,
प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन में आप लोगों को ध्यान रखना है, गोल्ड स्टीन किसने करा है? गोल्ड स्टीन ने इसकी डिस्कवरी की है, और इसको स्टार मार्क कर लेना भाई। किसने की है? गोल्ड स्टीन ने यहाँ पर प्रोटॉन की खोज की है। कई लोग सोच रहे होंगे मैंने रदरफोर्ड क्यों नहीं लिखा, गूगल पे तो रदरफोर्ड दिखा रहा है। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, रदरफोर्ड इसका आंसर नहीं होगा, गोल्ड स्टीन इसका आंसर होगा। इसको स्टार मार्क कर लेंगे क्योंकि 50% बच्चे डायरेक्टली वहां रदरफोर्ड आंसर टिक करके आते हैं और उनका आंसर यहाँ पर गलत हो जाता है। तो इसको मेरे कहने से यहाँ पर स्टार मार्क कर लेना भाई। क्यों? क्योंकि इसकी खोज किसने की है? गोल्ड स्टीन ने की है। रदरफोर्ड लगा के बिल्कुल नहीं आएंगे, ठीक है। थर्ड बात करते हैं अपन न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की खोज करने वाले, इसका तो सबको याद रहता है, चैडविक। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। आई होप ये तीनों बातें आप लोगों को ध्यान हो गई होंगी, याद हो गई होंगी। इलेक्ट्रॉन पर आवेश निगेटिव होता है, कितना? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। प्रोटॉन पर +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और न्यूट्रॉन पर 0 कूलाम यहाँ पर चार्ज होता है। बात करें डिस्कवरी की, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने वाले कौन हैं? जे थॉमसन। प्रोटॉन की डिस्कवरी करने वाले स्टार मार्क करके बताया मैंने आपको, गोल्ड स्टीन है। और न्यूट्रॉन की खोज करने वाले कौन हैं? तो जेम्स चैडविक हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये सारे फैक्ट्स आपके लिए एग्जाम के रहने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहां पर अब आप लोगों को एक और बात ध्यान रखनी है एटॉमिक नंबर की। आप लोग क्या मुझे बता सकते हैं कि जो कोई एटम है, परमाणु है, उसके नाभिक में कौन कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था कि उसके नाभिक यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट कर लेने हैं। आप लोगों ने क्या करना है? इसके पास कितने प्रोटॉन्स हैं, इसके पास क्या है, कितने प्रोटॉन्स हैं, अगर आप लोग ये जान पाते हैं तो जितने प्रोटॉन होते हैं वही एटॉमिक नंबर ऑफ एटम होता है। यानी कि यहां पर अगर किसी का परमाणु क्रमांक आपको बताना है, यानी कि ये क्या डिनोट कर रहा है? ये बता रहा है कि उसके उसके नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं। तो यहां पर परमाणु क्रमांक को देख लेंगे, जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी प्रोटॉनों की संख्या। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, प्रोटॉनों की संख्या अगर हमें पता है तो हम बोलेंगे कि यही उसका क्या है? एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है। अब बात करें, जो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या बात कर रहा हूं मैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात हो रही है। जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉनों की जब हम बात करेंगे तो कब? तब जबकि क्या है? परमाणु क्या है? उदासीन है। उदासीन परमाणु में, उदासीन परमाणु में, न्यूट्रल एटम में, न्यूट्रल एटम की बात हो रही है। न्यूट्रल एटम का मतलब ना ही उस एटम ने कहीं इलेक्ट्रॉन अपने लूज किए हुए हैं, ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन ले रखा है। तो आपने देखे होंगे ना, कई चीजें होती है हमारे पास, किसी पे पॉजिटिव चार्ज आया होता है, किसी पे निगेटिव चार्ज आया होता है, तो वो चीजें होती है आयन, ठीक है। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? जब किसी परमाणु पे कोई आवेश नहीं है तब उसको कहते हैं उदासीन परमाणु। वो कब होता है? जब उसने अपना इलेक्ट्रॉन ना तो किसी को दिया हुआ है, ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। तो तब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं, और ये देख के आप लोग क्या कर सकते हैं? उसका परमाणु क्रमांक बता सकते हैं, एटॉमिक नंबर बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये सभी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी और आप लोग इसके प्रॉपर नोट्स तैयार कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये तो हमने बात करी एटॉमिक नंबर की। अब सेकेंड टर्म यहां पर जो हमको देखना है वो है क्या? वो है मास नंबर। वो क्या है? मास नंबर। तो अभी तुमको प्रोटॉन देखने आए, प्रोटॉन के साथ साथ न्यूक्लियस नाभिक में कौन सा पार्टिकल प्रेजेंट होता है? तो तुम बोलोगे क्या?
प्रोटॉन तो होता ही होता है, साथ ही साथ न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होता है। प्रोटॉन के साथ साथ कौन है? न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है। तो अब क्या करना है तुमने प्रोटॉनों के साथ साथ न्यूट्रॉन भी गिन लेने हैं। तुमने प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी गिन लेने हैं। यहां पर बात करें मास नंबर की, द्रव्यमान संख्या की, तो कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। तुमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो पहले ही गिन लिए थे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉनों की संख्या तुमको पहले ही पता चल चुकी है। इसके साथ साथ तुमने क्या करना है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी ऐड कर देने हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी ऐड कर देने हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या भी ऐड कर देनी है। न्यूट्रॉनों की संख्या भी ऐड कर देनी है। तो तुम्हें जो चीज मिलेगी यहां पर वो क्या होगा? वो होगा मास नंबर। वो क्या होने वाला है? मास नंबर, यानी कि द्रव्यमान संख्या होने वाली है। और इस तरीके से आप मास नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या इसमें कोई भी मुश्किल बात मैंने आप लोगों को बताई? पहले हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गिने थे तो हमें पता चला एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक के बारे में। फिर हमने यहां पर क्या करा? प्रोटॉनों की संख्या के साथ साथ न्यूट्रॉनों की संख्या भी गिन ली और दोनों को ऐड कर लिया। तो दोनों को ऐड करने से जो क्वांटिटी मिलती है उसी को हम क्या कहने वाले हैं? मास नंबर, द्रव्यमान संख्या कहने वाले हैं। कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। तो कैपिटल ए, प्रोटॉनों की संख्या क्या होता है? वही एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट किया था हमने, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एन हो गए। तो अब आपको अगर वो क्या दे दे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे दे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दे दे, तो आप आसानी से मास नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना? उम्मीद है आप लोग ये चीज समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। अब उससे पहले चलो पहले क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट काम कर लेते हैं। एक आपके पास जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है उसमें आपको थोड़े कुछ एलिमेंट्स है। यहाँ पर क्या है? एलिमेंट्स। और 20 तक आपने पीरियोडिक टेबल, 10 तक तो साइंस सबने पढ़ी होगी। ठीक है, विज्ञान विषय कक्षा 10 तक सभी लोगों ने पढ़ी होगी। अगर मैं बात करूं आपसे कि पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, अगर आवर्त सारणी नहीं भी रही होगी तो आपने एलिमेंट्स के बारे में सुना होगा। ठीक है, तत्वों के बारे में सुना होगा। हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह वगैरह ये तत्व होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर परमाणु क्रमांक 1 से लेकर परमाणु क्रमांक 20 तक आप लोगों को एलिमेंट्स ध्यान रखने हैं, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आएगा हमारे पास वैलेंसी का, संयोजकता वाला कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट आएगा हमारे पास यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट आएगा। उसको समझने के लिए हमें इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर ध्यान होने चाहिए, परमाणु क्रमांक पता होने चाहिए, वो भी सीरियल वाइज पता होने चाहिए। तो चलिए इनके कुछ सिंबल्स हैं और एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लेते हैं कौन से नंबर पे कौन सा एलिमेंट आता है। पहला हाइड्रोजन होता है। सबसे पहले नंबर पे कौन आता है? हाइड्रोजन होता है। देखो जो जो चीज़ें हम लिख रहे हैं वो सभी बातें आप लोगों को याद करनी है याद तो करनी है, क्योंकि अगर आप लोगों को एग्ज़ाम निकालना है तो बिना इन सभी चीज़ों को याद करे हुए आपका काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, आपके वैसे भी दौड़ में क्या होगा, दौड़ में आपके पास 2-3 ग्रुप होते हैं, उसमें कम ज़्यादा नंबर हो सकता है आपके पास, है ना? या तो आपकी दौड़ बहुत खतरनाक है, लेकिन वहाँ तब तक पहुँचोगे जब आप यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से रिटर्न क्वालिफाई करोगे अच्छे से। यहाँ से जितने ज़्यादा नंबर आए उतना तो मान ले बढ़िया। ठीक है, तो चलिए नंबर 2, एटॉमिक नंबर 2 किसका होता है? हीलियम का। हीलियम का सिंबल He होता है। तीसरे पे लिथियम आता है। लिथियम का सिंबल क्या होता है? Li। फिर आता है बेरिलियम 4 पे, Be इसका सिंबल होता है। फिर 5 पे आता है बोरोन, B इसका सिंबल है। 6वें पे कार्बन आता है। इधर क्या लिखे हुए हैं? उनके एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इन सब चीज़ों को। 7वें पे नाइट्रोजन आता है। कौन सा आता है? नाइट्रोजन आता है। उसके बाद आगे देखते हैं 8 पे कौन आएगा? ऑक्सीजन। 9 पे फ्लोरीन आता है। 10 पे नियॉन आता है। 11 पे सोडियम आता है। 12 पे मैग्नीशियम। 13 पे एल्यूमिनियम। 14 पे सिलिकॉन आता है। ठीक है, तो 14 एलिमेंट ये हो गए। फिर आपके पास 15 पे आता है फॉस्फोरस, सल्फर। 17 पे क्लोरीन, 18 पे आर्गन, 19 पे पोटेशियम और 20 पे आपके पास आता है
कैल्शियम। तो आप लोगों को 1 से लेकर 20 तक ये सभी एलिमेंट्स सीरियल वाइज और उनके सिंबल भी आप लोगों को याद होने चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना इसके आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो ये कुछ एलिमेंट्स है 1 से लेकर 20 तक। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। क्या क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद क्या आएगा फिर? फास्फोरस आएगा, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो ये 20 एलिमेंट आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर अभी हमने एटॉमिक नंबर पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक। एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक के साथ एक और चीज पढ़ी थी हमने, मास नंबर। और क्या पढ़ा था? मास नंबर पढ़ा था, जिसको हम क्या कह रहे हैं? द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या कह रहे हैं। तो इन दोनों से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं समस्थानिक। अब अगर हम दो ऐसे एटम्स देख लेते हैं, दो ऐसे परमाणु देखते हैं जिनके एटॉमिक नंबर क्या हैं? जिनके एटॉमिक नंबर हैं समान, जिनके परमाणु क्रमांक क्या हैं? समान हैं, और द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, ये क्या है? ये डिफरेंट है। मास नंबर क्या है? डिफरेंट है, भिन्न है। मास नंबर कैसे हैं? भिन्न है, डिफरेंट है। तो ऐसे परमाणुओं को एक दूसरे का समस्थानिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक दूसरे का समस्थानिक कहा जाता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या ध्यान रखना है? एटॉमिक नंबर तो क्या हो? सेम हो, लेकिन मास नंबर क्या हो? डिफरेंट हो। कैसे? चलिए एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। हाइड्रोजन का सिंबल सबने अभी देखा था, H होता है। हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? H है। अब एक बात ध्यान रखना, कोई भी एलिमेंट है, माना कोई एलिमेंट है यहाँ पर x, मैंने क्या माना? कोई एलिमेंट क्या है? x है। तो उसके बेस पे लेफ्ट साइड में यहाँ पर दिखाया जाता है उसका एटॉमिक नंबर। यहाँ पे क्या दिखाया जाता है? परमाणु क्रमांक दिखाया जाता है। और टॉप पे ऊपर यहाँ पर दिखाया जाता है मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या। या फिर कभी कभी कहीं पर किस तरीके से दिखाया रहता है? एटॉमिक नंबर इधर ही दिखाया रहता है जहाँ पर है, और मास नंबर राइट साइड में ऊपर यहाँ पर दिखाया जाता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि जैसे मैंने 1H1 लिखा है, क्या लिखा है? 1H1 लिखा है। तो यहाँ पर जब ये बेस वाला 1 है, ये क्या शो कर रहा है? तो ये उसका एटॉमिक नंबर शो कर रहा है। और जो यहाँ पर मैंने 1 यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, ये क्या शो कर रहा है? ये उसका मास नंबर शो कर रहा है। ठीक है, क्या शो कर रहा है? मास नंबर शो कर रहा है। तो ये हो गया 1H1, ये हो जाएगा 1H2, और ये हो गया हमारे पास 1H3। 1H1, 1H2 एंड 1H3। यहाँ पर 3 एटम्स दिख रहे हैं। तीनों में क्या सिमिलरिटी है? तीनों के एटॉमिक नंबर सेम है, तीनों का परमाणु क्रमांक क्या है? समान है। परंतु तीनों में क्या डिफरेंट है? 1, 2 और 3, यहाँ पर इनके मास नंबर डिफरेंट है। तो हम इनको क्या कहते हैं? ये एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं, एक दूसरे के आइसोटोप कहलाते हैं। और क्योंकि ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कहलाएंगे। पहले वाले को कहते हैं प्रोटियम, पहले वाले का नाम क्या है? प्रोटियम है। इस दूसरे वाले का नाम क्या है? इसका नाम है ड्यूटीरियम। इसका क्या नाम है? ड्यूटीरियम है। और तीसरे वाले का नाम होता है ट्रिटियम। क्या नाम होता है इसका? इसका नाम होता है ट्रिटियम। क्या आप ये बात समझ रहे हैं? पहला वाला आइसोटोप क्या कहलाता है? प्रोटियम कहलाता है। दूसरा वाला ड्यूटीरियम कहलाता है। दूसरा वाला क्या कहलाता है? ड्यूटीरियम। और तीसरा वाला क्या कहलाता है? ट्रिटियम कहलाता है। आई होप ये बातें आप लोग समझ रहे होंगे। तो प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रिटियम। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? तो आप लोग बोलेंगे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। दूसरी बात पूछी जाती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, इनमें से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है?
3 तो ये दे देगा और एक इनके अलावा कोई और दे देगा, तो आपको वो पहचानना है। ठीक है, तो ये तीनों बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। फिर और एग्जाम्पल लिखे, कार्बन के आइसोटोप लिखते हैं। चलो कार्बन के आइसोटोप्स लिखते हैं। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? 6, तो सब जगह 6 रहेगा क्योंकि परमाणु क्रमांक तो समान रहेगा। लेकिन अगर मास नंबर की बात करें तो 12, 13 और 14 यहाँ पर क्या हो जाएगा? मास नंबर हो जाएगा। तो ये तीनों किसके आइसोटोप हैं? तो ये तीनों आइसोटोप है कार्बन के। ये किसके आइसोटोप्स हैं? कार्बन के आइसोटोप है, कार्बन के समस्थानिक हैं। ऐसे ही अगर मैं क्लोरीन के आइसोटोप्स की बात करूं तो क्लोरीन भी 2 आइसोटोप्स शो करता है। एक होता है तुम्हारे पास 17Cl35 और दूसरा होता है 17Cl37। क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर 17 क्या शो कर रहा है? तो यस, 17 यहाँ पर एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक प्रदर्शित कर रहा है। जबकि ये जो 35 और 37 है ये उनके मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्याओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। अब अगर आपसे यहाँ पर थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन दे दिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए बताओ भाई प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन हैं? अब न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है तुम्हें, तो देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही हम क्या कहते हैं यहाँ पर? एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो एक प्रोटॉन है और मास नंबर भी एक है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या जोड़कर तो मास नंबर आया होगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या किया, एक प्रोटॉन था और मास नंबर भी एक ही है, और तुमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़े तो तुम्हारे पास एक तो प्रोटॉन था, अब मास नंबर भी कितना आ रहा है? एक ही आ रहा है। तो यहां पर न्यूट्रॉन कितने रहेंगे? 0, तभी तो एक के बराबर आएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं इसके पास क्या है? एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। प्रोटियम एकमात्र एलिमेंट है, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन का ये वाला समस्थानिक एकमात्र ऐसा एटम होता है जिसके पास न्यूट्रॉन ही प्रेजेंट नहीं होता, इसके पास न्यूट्रॉन ही नहीं रहता। यहाँ पर क्या करोगे? 2 में से 1 घटा दो तो 1 न्यूट्रॉन रहेगा इसके पास। इसके पास 3 में से 1 घटा दो तो इसके पास कितने न्यूट्रॉन है? 2 न्यूट्रॉन है। यहाँ पर देखो 12 में से 6 घटाओ, कितना बचता है? 6, तो 6 न्यूट्रॉन है इसके पास। इसके पास 13 में से 6 गया, 7 न्यूट्रॉन है। इसके पास 14 में से 6 गया तो 8 न्यूट्रॉन है। ठीक है, यहां पर देखो 35 में से 17 गया तो 35 में से 17 जाएगा, कितना बचेगा? 18। इसके पास 18 न्यूट्रॉन है और इसके पास 37 में से 17 गया तो इसके पास 20 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। कितने न्यूट्रॉन है? 20। तो इस तरीके से आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन यही होता है कि आइसोटोप पूछ लेता है, हाइड्रोजन के आइसोटोप यहां पर पूछ लेता है। चलिए, अब एटॉमिक नंबर और मास नंबर से रिलेटेड ही एक और कॉन्सेप्ट होता है जो कि तुम्हारे पास क्या रहेगा? समभारिक रहेगा। चलो एटॉमिक नंबर नहीं लिख रहा हूं मैं, डायरेक्टली जेड लिख रहा हूं। सबको पता है परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करता है। और मास नंबर को ए से डिनोट कर रहा हूं। ए से मास नंबर को डिनोट किया जाता है, द्रव्यमान संख्या को डिनोट किया जाता है। बात करें यहां पर तो समभारिक क्या होते हैं? तो वे परमाणु होते हैं, यहाँ पर वो एटम्स होते हैं जिनके मास नंबर तो यहाँ पर अब क्या होंगे? मास नंबर होंगे सेम, यानी समान द्रव्यमान संख्या होती है, पर यहाँ पर डिफरेंट, यहाँ पर क्या होते हैं? डिफरेंट क्या होंगे? यानी कि भिन्न परमाणु क्रमांक होते। तो वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो भिन्न होते हैं परंतु यहाँ पर द्रव्यमान संख्या क्या होती है? समान होती है। उनको हम एक दूसरे का क्या कहते हैं? आइसोबार कहते हैं। आई होप ये समझ रहे होंगे और एग्जाम्पल से और ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। आर्गन के बाद पोटेशियम और फिर आता है कैल्शियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18 होता है। टेबल में से आप लोग याद कर लेंगे। 19 एटॉमिक नंबर पोटेशियम का और 20 एटॉमिक नंबर होता है कैल्शियम का। यहाँ पर बात करें मास नंबर 40 इसका मास नंबर भी 40 और इसका मास नंबर भी 40, यानी कि डिफरेंट क्या हो गए? डिफरेंट एटॉमिक नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। भिन्न परमाणु क्रमांक हैं परंतु यहाँ पर 40, इसमें भी 40 और इसमें भी 40 समान द्रव्यमान संख्याएं होने के कारण ये सभी के सभी एक दूसरे के क्या हैं? समभारिक है, आइसोबार हैं। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आए होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा जरूरी, महत्वपूर्ण सारे के सारे यहाँ पर तथ्य मैंने आपको बताए हैं और डायरेक्टली इन तथ्यों से, इन फैक्ट से आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर से कहूँगा, जो जो मैंने आपको पढ़ाया उसके प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, उनको रिवाइज करेंगे अच्छे से और
मिलते हैं फिर इसी के साथ आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए।